हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों, अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम ऐप पे जॉब एक्सपी JOB सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसमें और लोग जुड़ जाएं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है परिसंचरण तंत्र, और आपको जो है परिसंचरण तंत्र से संबंधित ही प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपको बताना है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये कुछ नाम है, जैसे कि थॉमस एडिसन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट बॉयल्स। तो अब बताइए आप लोग कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। जो संचारित प्रणाली की खोज है ये की थी विलियम हार्वे द्वारा, और ये जो है इंग्लैंड के चिकित्सक थे। ठीक है, कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के चिकित्सक। तो दोस्तों, संचारित प्रणाली होता है माने कि रक्त संचार प्रणाली। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार। ठीक है दोस्तों, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, जो हमारे बॉडी में जो पुरानी रेड ब्लड सेल्स होती है ना, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, कणिकाएं, तो वो जो है कहाँ पे जाके नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, कई बार पूछा है विभिन्न एग्जाम्स में। तो आपके ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, अमाशय या अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कि पुरानी और नष्ट प्राय यानी कि नष्ट होने वाली जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो कहाँ जाके नष्ट होती हैं। तो दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। ठीक है, ये जो है अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, और जब ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं यानी कि पुरानी हो जाती हैं तो ये जो है प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये जो है इनका निर्माण कहाँ होता है, तो होता है अस्थि मज्जा में। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, और ये आपका प्रश्न है। चलिए अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो बताइए कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट, एक केंद्रोण मोनोसाइट, बिंबाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट, या रक्ताणु यानी कि लाल रुधिर कणिका, या एरिथ्रोसाइट। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। ठीक है, श्वेत यानी कि सफेद। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ये होता है मोनोसाइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। एक केंद्र यानी कि मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु है। रुधिराणु यानी कि रुधिर प्लस अणु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और अब आपको बताना है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला कौन सा सेल होता है। रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। तो ऐसा कौन सा कारक है जो कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है ये रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करता है। तो आपके इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये जो है एक बीमारी होती है, एड्स वायरस होता है, एड्स। ठीक है, तो इसको जो है, ये जो एड्स होता है तो इसके जो वायरस होते हैं तो किसको नष्ट कर देते हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं, और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिम्फोसाइट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो एड्स की विषाणु यानी कि वायरस होते हैं ये जो लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। तो आपके इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा, ध्यान से देखिएगा, कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ी जाती हैं। ये फिर उसे छोड़ती हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा श्वसन के दौरान, यानी कि सांस लेने के दौरान जो गैस होती है वो ब्लड में एंटर करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं, और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तरण, ठीक है। विस्तरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। कौन सी? विस्तरण प्रक्रिया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विस्तरण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आप देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस ये देखिए आए हुए ही होते हैं, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट किया करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका अगला प्रश्न है, फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हाल ही में जो परीक्षा हुई थी 2017 में, ठीक है, हालांकि अब जो है 4 साल पुराना है। तो बताइए कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, सिस्टर्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुस्फुस झिल्ली। जो फुस्फुस झिल्ली होती है इन्हें कहते हैं फेफड़ों का आवरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेफड़ों का आवरण किसे कहते हैं? फुस्फुस झिल्ली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ब्रदर्स, आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर का सपोर्ट हमें मिलता है और आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, और कोई चार्ज नहीं लेंगे कभी क्लास का इससे। तो बस सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक कोलाइड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो काफी सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। रक्त जो है ये जो है प्राकृतिक कोलाइड है। संपूर्ण रक्त, प्लाज्मा एवं जो है एल्बुमिन, ठीक है। कौन? प्लाज्मा, रक्त, प्लाज्मा और एल्बुमिन, ये जो है प्राकृतिक कोलाइड के उदाहरण है। अगर इसके अलावा कभी रक्त की जगह पे प्लाज्मा आ जाए या एल्बुमिन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके अलावा भी वो भी आपके प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है। तीन याद हो गए ना। चलिए फिर से बता देता हूँ, रक्त, प्लाज्मा, एल्बुमिन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त में हीमोग्लोबिन जो है एक सम्मिश्रण प्रोटीन है, तो रक्त जो हीमोग्लोबिन है, इसमें भरपूर मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? लौह, रजत, तांबा, स्वर्ण। बताइए कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है भरपूर मात्रा में। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह, ठीक है। रक्त में संपूर्ण मात्रा में लौह आयरन पाया जाता है। तो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लौह, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए, CO2 के लिए, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के लिए, या नाइट्रोजन के लिए? तो बताइए फ्रेंड्स कि अब आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, और आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम बंधुता यानी कि हाईजेस्ट एफिनिटी, ठीक है, ठीक है। मतलब अधिकतम बंधुता यानी कि हाईजेस्ट एफिनिटी, तो ये जो है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के लिए होती है, जो कि ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा। तो आपके इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब है आपका अगला प्रश्न आपके सामने, और अब आप लोग बताइए कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो रक्त धारा में ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन ले जाता है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। तो बताइए फ्रेंड्स, देखिए
अभी मैंने यही जो वर्ड है ये एल्ब्यूमिन यही डिस्कस किया था कि रक्त के अलावा जो है प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन ये जो है प्राकृतिक कोलाइड होते हैं, याद रखिएगा, मुझे लगता है शायद पूछ ले, ठीक है। चलिए बताइए कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है, तो इसलिए आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, इसमें जो है मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऑप्शंस भी देने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सभी को बचपन जो हम लोग इसको बचपन से 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए लाल उद्धित कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में एक चीज़ और है कि ये जो है ऑक्सीजन परिवहन का भी कार्य करता है, और इसकी कमी होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन की कमी पे होने पे रक्त क्षीणता रोग भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों पॉइंट। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हम आपके लिए हमेशा बेस्ट करेंगे, आप लोग देखते हैं कि हमेशा बेस्ट करते हुए आते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। तो क्या जो है परिणाम होता है, बताइए बताइए आप लोग कि आपके इस प्रश्न का सही वही तो मैं सोच रहा था। चलिए अब आपको बताना है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार से रक्त दे दिया जाए, ठीक है, वही मुझे लग रहा था कि निम्न में से क्या परिणाम होता है, तो उसके कुछ अलग भी होगा। चलिए छोड़ते हैं, और अब बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को गलत रक्त दे दिया जाए तो उसमें क्या परिणाम होगा। चलिए मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव कुछ भी, और आपको ब्लड ग्रुप दे दिया जाए बी, ठीक है, तो आपके बॉडी में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी जो धमनियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं। जितने भी धमनियां हैं वो जो है संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि जो है जो थक्का है वो बन जाता है। रक्त का जो थक्का है, देखिए यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो रक्त का थक्का बन जाता है और सभी धमनियां जो है वो संकुचित हो जाती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। जोड़ पर जितने ज्वाइंट्स होते हैं, ये हाथ का हो गया, अपना पैर का हो गया, ठीक है, नीज का, तो बताइए कि इस पर यूरिया जब एसिड क्रिस्टलों एकत्र हो जाते हैं, यूरिया क्रिस्टल एसिड, तो इसका क्या जो है रीज़न क्या होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गठिया। जो गठिया रोग होता है ये यही कारण होता है कि जोड़ पर क्रिस्टल से एसिड जमा हो जाते हैं। ठीक है, गठिया रोग जिसे बोलते हैं, जॉइंट्स में होता है। तो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और वी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिलते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस जो है कशेरुकी में, ठीक है, यानी कि किस चीज में ऑक्सीजन जनित और वी ऑक्सीजन जनित, यानी कि ऑक्सीजन युक्त और बिना ऑक्सीजन, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलता है। बताइए, मछली में, मत्स्य में, उभयचर में, पक्षी में या स्तनपायी में। तो दोस्तों देखिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उभयचर में जो है, देखिए अधिकतर उभयचर में क्या होता है कि इसमें जो है द्विग परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, द्विग संचरण, लेकिन इसका जो हृदय होता है वो हमेशा दो पंपों में विभक्त नहीं होता है, और यही रीजन है कि इसमें जो है ऑक्सीजन जनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं। और उभयचर में 3 कक्षाओं से युक्त हृदय पाया जाता है। ये इसके बारे में एक चीज भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है इनके जो हृदय में ये 3 कक्ष होते हैं। कहीं पूछ ले उभयचर में कितने कक्ष होते हैं? 3, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। तो कौन जो है मनुष्य में श्वसन रंजक है? हीमोसाइनिन,
हेमोइरिथ्रियनिन, बी बीटा कैरोटीन या हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों अगर हम बात करें मनुष्य में श्वसन रंजक की, ठीक है, श्वसन रंजक की, तो ये है हमारा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, यानी कि जो सबको रक्त दे सकते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक रक्तदाता, ठीक है, या सार्वत्रिक रक्तदाता। तो वे ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी ओ या ए बी। काफी सिंपल सा प्रश्न था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जितने भी ओ जो होते हैं, ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, ठीक है, और ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा इसका रीजन क्या होता है, देखिए इसमें रीजन ये होता है, जो ओ हमारा ब्लड ग्रुप होता है इसमें जो है एंटीजन जो होते हैं, चलिए लिख देता हूं, इसमें एंटीजन जो है वो अनुपस्थित होते हैं, यानी कि अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अनुपस्थित होते हैं एंटीजन ओ लेवल में। यही रीजन होता है कि ये ओ जो है सर्वदाता होता है, और जो हमारा ए बी है ना, ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, और ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर कभी आपसे पूछ दे कि ओ में कौन सा चीज नहीं पाई जाती है, तो वो होती है एंटीजन, और ए बी में एंटीबॉडी। यही रीजन है कि ये जो है सर्वग्राही और सर्वदाता होते हैं। चलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम अभी कवर करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो आपका अगला प्रश्न है कि चार रक्त समूह ए बी और ओ किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। अभी डिस्कस किया गया ओ को, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, फिक्स हो गया होगा। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है ए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। ओ तो कहलाता है, ये तो कंफर्म हो गया ना कि ओ तो कहलाता है, लेकिन अब इसमें भी देखिए आप कंफ्यूज होंगे, ओ पॉजिटिव होता है या ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता। ठीक है, बात देखिए, सर्वदाता ओ तो हो गया, लेकिन इसमें नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और तो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओ नेगेटिव। जो सर्व जो है दाता रक्त समूह होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ये आपका अच्छा प्रश्न है कि यदि माता पिता में एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, ठीक है, मान लीजिए आपका लेवल ओ जो है ओ है वर्ग और आपकी वाइफ का है ए बी, तो जो आपकी संतान होगी तो उसका क्या होगा, ए या बी या ए बी या ओ, ए बी या ओ, या ए बी या ओ। देखिए फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका जो है ओ है, आपकी वाइफ का ए बी है, उल्टा भी कुछ भी है, तो जो आपकी संतान होगी, ठीक है, उसका होगा ए बी। ठीक है, तो इसलिए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, ओ नहीं होगा, ये इतना कंफर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बोर मत होइए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। कितनी बार डिस्कस किया गया है, चलिए नहीं, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। सर्वदाता के बारे में हम बात करते हैं, वो होता है ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही होता है वो होता है ए बी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे रक्त को दान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग ना हो। ए बी को सर्वदाता माना गया है, ठीक है, सर्वग्राही माना गया है। ठीक है, तो अगर ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है, ठीक है, कर सकता है जिसका वर्ग क्या ना हो, देखिए तो उसका जो वर्ग है वो ए बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ए बी ही ए बी वाले को नहीं दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। जो मनुष्य में जो हमारी बॉडीज में कॉमन रूप से कितना ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी होता है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120/80 जो हमारा प्रकुंचन दाब होता है, ठीक है, वो होना चाहिए 120 मिली, ठीक है, मिली HG, ठीक है, और जो हमारा प्रसारण दाब होता है ये होता है 80, ठीक है, यानी कि प्रकुंचन दाब 120 और जो प्रसारण दाब होता है वो होता है 80, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अतिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है, तो अतिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि हाइपरटेंशन जो वर्ड होता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति तेज होने के लिए, हृदय की गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए या रक्तचाप बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रक्तचाप बढ़ाने के लिए हाइपरटेंशन यूज का वर्ड होता है, रक्तचाप बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल किसका है। चलिए तो फ्रेंड इधर कुछ जो है वर्ड दिए गए हुए हैं और इधर उनसे संबंधित बीमारियां या जो है डिसीज। तो अब आता है कि इनमें से कौन सा मेल किसका है, कि कौन सा मेल सही मेल है, ये बताना है आपको, ठीक, किसका नहीं, कौन सा मेल सही है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए धमनियों में कोलेस्ट्रॉल एकत्र हो जाने पर धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस में जो है क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है और धमनियां जो है वो अवरुद्ध हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं इस्कीमिया, हाइपरमिया, हीमोस्टैटिस या हेमोरोज। तो फ्रेंड देखिए मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसकी वजह से ऊतक में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, ये होता है कि इसकी वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। चलिए तो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो अब बताइए आप लोग कि एक वयस्क मनुष्य में जो है सामान्य संख्या कितनी होती है। 5.5 मिलियन। चाहिए ऑप्शन से आप देख लीजिए, बताइए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए इसमें से कोई नहीं होगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो देखिए जो वयस्क में जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जो सामान्य संख्या होती है ये होती है 54 लाख, यानी कि 5.4 मिलियन, ठीक है, ठीक है, 5.4 मिलियन होती है, क्योंकि 5.5 है, ये इसका उल्टा तो ठीक था, लेकिन इसमें 5.4 कहीं नहीं दिया गया, इसलिए ये आपको जो सही रखना है 5 बाकी ये आपके सब गलत हैं। और स्त्रियों में कितनी होती है 4.8 मिलियन, ठीक है, ये होती है लेडीज़ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है बताना है आपको। तो ये देखिए ये होता है हिपैरिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, हिपैरिन। और इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है, ठीक है, हिपैरिन। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और इसे जो है एंटीथ्रोम्बिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीथ्रोम्बिन, ठीक है, इसको हिपैरिन को ये भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। प्लीज़ दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोजाना रात 8 बजे क्लास आपके लिए होती है। कंप्यूटर क्लास 4 बजे होती है, जिसमें हम यूपीपीसीएल जो है और दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है, जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन बनेंगे वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड नाइट।